हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल एबीजी के ऑनलाइन। अभी आप लोगों ने जैसे फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट किया है, अब हम अपना सेकंड लेक्चर लेके आए हैं बायोलॉजी का। फिर देन हम लोग केमिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, तो कल जैसे लाइव क्लास नहीं हुआ था आप लोगों का, पर हमारे चैनल पे आपको पिछले सेशन के वीडियो प्रोवाइड करा दी गए थे। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने उन सेशंस को कंप्लीटली सुन लिया होगा, क्योंकि वही टॉपिक चल रहा था आप लोगों का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, कल का जो आपने टॉपिक पढ़ा उसमें अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी प्रकार का कोई भी पॉइंट पूछना है तो पहले पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम आप आज का नया टॉपिक चालू करने जाएंगे। क्योंकि पिछले टॉपिक को मैं कल नहीं करा पाया था लाइव में, बट उसके हमने रिकॉर्डेड बना रखे हैं जिससे आपकी कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो। तो बेटा डेली काम करना जरूरी है। अब चाहे आपको मेरा कंटेंट लाइव मिले चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में मिले, पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। ये मैं इस बैच को स्टार्ट करने से पहले भी आपसे बोल चुका हूँ। ठीक है ना बच्चों, कंटेंट आपके पास मिलेगा, बस पढ़ने वाले आप बनो, ये मैंने आपको पहले ही बोला हुआ था। ठीक है, तो कल के सेशन उम्मीद करूंगा आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री दोनों के सुने होंगे, क्योंकि कल वही टॉपिक चल रहे थे और वही टॉपिक होना भी था। तो किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कल के सेशन में तो आप वो बता दीजिए मेरे को, फिर नहीं तो हम आगे का टॉपिक चालू कर रहे हैं आज। कोई भी बच्चा पूछना चाह रहा है कुछ टॉपिक, नहीं तो मैं नया टॉपिक चालू कर रहा हूँ जो हमने आज स्टार्ट करना है। मोनेरा किंगडम मेरे कल के सेशंस में आप लोगों ने कवर कर लिया होगा। तो आज हमारा नया टॉपिक जो चालू होने जा रहा है दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। ये कौन है? अरुण जी। बेटा बायो का टेस्ट तो अभी आज थोड़ी होगा, वो तो 3 दिन बाद का बोला हुआ था मैंने उस दिन। ठीक है ना, आप उस दिन आए नहीं थे क्या लाइव क्लास में? अगर नहीं आए थे तो रिकॉर्डेड सेशन में आप डेट सुनिएगा, उसमें अनाउंस करा हुआ है मैंने डेट। ठीक है ना बेटा, 3 दिन बाद का बोला हुआ था बेटा, आज का नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम आज का जो टॉपिक है किंगडम प्रोटिस्टा वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे डिस्कशन कर चुके हैं। किसने दिया था? आर एच विटेकर साहब ने दिया था। कौन सा किंगडम क्लासिफिकेशन? 5 किंगडम। ठीक है ना, कौन कौन से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थे? किंगडम, इसमें 5 किंगडम आते हैं बेटा। सबसे पहला होता है मोनेरा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंगी, फोर्थ प्लांटे एंड फिफ्थ एनिमेलिया। जिसमें से मैं आपको कल लास्ट वाले सेशन में इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रखा हूं। इसमें हम लोग 2 टाइप के पढ़ते हैं, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। ये पढ़ाया था कल मैंने आपको। ठीक है ना, जिसमें एक तो प्रिमिटिव बैक्टीरिया थे, एक एडवांस बैक्टीरिया थे। पूरा किंगडम ही सोल मेंबर इसके बैक्टीरिया होते हैं। इस पूरे किंगडम के जो सोल मेंबर थे वो सब बैक्टीरिया ही थे। ठीक है ना बच्चा पार्टी, तो ये हम लोग कवर कर चुके थे। दूसरी खास बात, इसका मैं मेन फीचर आपको रिवाइज करा देता हूं। इसमें कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया जितने भी थे वो सब कैसे थे? प्रोकैरियोटिक, ध्यान है, विदाउट न्यूक्लियस वाले। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वैरायटी के बैक्टीरिया देखने को मिले थे, पर उसमें से मेन 2 क्लास थी, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया पढ़ा होगा आपने, बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बैक्टीरिया होता है, साइनो बैक्टीरिया होता है बेटा। इसका नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर असलियत में ये साइनो बैक्टीरिया होता है। लास्ट सेशन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, इसमें आपने एक नाम और सुना होगा हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट का लास्ट सेशन में नाम सुना होगा, इसमें पढ़ा होगा आपने, नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है। ठीक है, बाइनरी फिजन के बारे में सुना होगा। ये सारी बातें आपने सुनी होंगी लास्ट सेशन में इस टॉपिक के, हाँ या ना? तो उम्मीद करूंगा आप सभी से कि आपने लास्ट सेशन ढंग से डेफिनेटली सुना होगा। तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट किंगडम ऑफ आर एच विटेकर दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, उम्मीद करूंगा सब लोगों ने एनसीईआरटी जरूर निकाल रखी होगी।
ठीक है, तो रेडी रहे। तो हम बात करने जा रहे हैं आज किंगडम प्रोटिस्टा की। तो स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, जो कि एक नेक्स्ट किंगडम है। अब बात ये आती है कि किंगडम प्रोटिस्टा के जो सोल मेंबर्स हैं वो कौन है। एक्चुअल में इसमें जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इसके सोल मेंबर्स हैं, दीज आर यूनी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। इसमें जो मेंबर्स आते हैं बेटा, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं प्रोटिस्टा में, जो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे वो सब उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए थे। कौन बेटा? जो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स जितने भी ऑर्गेनिज्म मिले वो सब हमने इस किंगडम प्रोटिस्टा में फिट कर दिए। ठीक है, कौन से किंगडम में? किंगडम प्रोटिस्टा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या क्या डिटेल है वो सुनिएगा। A single celled eukaryotes are placed under protista। ठीक है, जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं वो सब किस में रखे जा रहे हैं? किंगडम प्रोटिस्टा। सिंगल सेल्ड को मैंने यूनिसेलुलर लिख दिया, हाँ या ना? आगे सुनना। बट दिक्कत इस किंगडम के साथ क्या थी? इसकी बाउंड्री डिफाइंड नहीं थी ढंग से। इसकी बाउंड्री, एक भाई किंगडम है तो उसकी सीमा रेखा होनी चाहिए ना, कि इसमें यही ऑर्गेनिज्म आने, कि कोई भी उठा के ले आया और उसको रख दिया, ऐसा नहीं था। इस किंगडम के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। इसमें दिक्कत क्या थी? इसकी एक सीमा रेखा नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे वो केवल इस बेसिस पर रखे जा रहे थे कि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे, और इसकी वजह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी इसमें हमने ला के रख दिए जो कि इसमें होने नहीं चाहिए। एक्चुअल में इसमें प्लांट्स भी आ रहे थे कुछ, और एनिमल जैसे ऑर्गेनिज्म। एक्चुअल में वो प्लांट और एनिमल थे नहीं, उनके जैसे उनके पास कैरेक्टर थे, तो वो सब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर इसी किंगडम में फिट कर दिए गए थे। उनकी हरकतें प्लांट जैसी भी मिल रही थी कुछ, और एनिमल जैसी भी मिल रही थी। तो इसीलिए इस किंगडम की बाउंड्री एक वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। तो फिर भी हमने इस किंगडम को बहुत मान रखा है, क्योंकि इसमें हम जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं सबको जगह प्रोवाइड करा चुके हैं। तो वही लिखा है, A single celled eukaryotes are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. ठीक है, what may be a photosynthetic protist to one biologist may be a plant to other। वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए तो वो ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट का पार्ट है, बट वहीं पे जब दूसरा बायोलॉजिस्ट उसके फीचर्स पढ़ता है तो उसके लिए वो किसका पार्ट हो गया? प्लांट। मतलब जो एक्चुअल में ऑर्गेनिज्म प्लांट जैसा है, पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने की वजह से उसको किंगडम प्रोटिस्टा में पटक दिया गया था। तो इसीलिए ये इकलौता ऐसा किंगडम है जिसकी बाउंड्री एक तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं है। आगे सुनना। और इवन देन प्लांट छोड़ो, कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो एनिमल के जैसे थे, पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने की वजह से उन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। तो इसीलिए इसकी एक बाउंड्री का दायरा नहीं है कि इसमें हर कोई आ रहा है, बट कौन आ रहा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आगे सुनेंगे। इन दिस बुक वी इंक्लूड, अब इस पीरियड इस किंगडम में कौन कौन इंक्लूड होता है? सबसे पहला क्राइसोफाइट्स। कौन बेटा? क्राइसोफाइट्स, अभी पढ़ाएंगे कौन होता है। सेकेंड इज डाइनोफ्लैजिलेट्स। क्राइसोफाइट्स का भी एक और नाम आएगा आपके पास, डायटम्स वगैरह पढ़ाऊंगा अभी आगे, इसी में लिखा हुआ है। सबसे पहले इस किंगडम में कौन कौन आता है? क्राइसोफाइट्स आते हैं। सेकेंड डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं। थर्ड यूग्लिनोइड्स आते हैं। फोर्थ स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। फिफ्थ प्रोटोजोन्स आते हैं। तो बेटा ये 5 इसके पार्ट इस किंगडम प्रोटिस्टा में एक्सक्यूज मी, ये 5 फाइलम आ रहे हैं इस किंगडम प्रोटिस्टा में। ये 5 फाइलम आ रहे हैं, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये सब इसी किंगडम में रख दिए जाते हैं। आगे बढ़े, आगे सुनना। ये कहानी हुई कौन कौन आ रहा है, कौन सा किंगडम है, कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें रखे जा रहे हैं। आगे सुनना। दिस किंगडम फॉर्म्स अ, अच्छा सॉरी एक लाइन रह गई। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस प्रोटिस्ट किंगडम में जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं वो ज्यादातर एक्वेटिक हैं। अब एक्वेटिक 2 फॉर्म होती हैं, एक तो मरीन होती हैं, एक फ्रेश वाटर होती हैं। मरीन जो ओशंस और समुद्र में रहने वाली, फ्रेश वाटर जो रिवर्स में मिलती है, लेक्स में मिलती है, पॉन्ड्स में मिलती है। तो प्राइमरीली एक्वेटिक है, पर अभी मेंशन नहीं है कि मरीन है या फ्रेश वाटर। एक्चुअल में बेटा कुछ प्रोटिस्ट तो मरीन में पाए जाते हैं और कुछ प्रोटिस्ट फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो दोनों
एक्वेटिक बिहेवियर इसमें देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट दोनों देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़े, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा किंगडम एक लिंक बनाता है बिटवीन प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड फंगी? दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा किंगडम है बेटा? प्रोटिस्टा। क्लियर है? तो एक इकलौता कौन सा किंगडम है ये जो लिंक क्रिएट करता है एनिमल, प्लांट और फंगस में? कौन सा किंगडम है? किंगडम प्रोटिस्टा। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे देखिएगा। हाँ भाई, अब यूकैरियोटिक है, ये कैसा है बच्चा पार्टी? यूकैरियोटिक। तो उसके जैसे फीचर्स होंगे, मतलब न्यूक्लियस होगा, सेल ऑर्गेनील्स होंगी, वो सारे फीचर्स इसमें मिलेंगे। तो वो लिखा है, बीइंग यूकैरियोटिक द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, आगे बात, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स। तो भाई न्यूक्लियस होगा प्रॉपर, जिसके पास एक पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, उसके अलावा सेल ऑर्गेनील्स होंगी। ऑर्गेनील्स में जैसे आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, वैक्यूल, ये सब नाम सुने होंगे। वो सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स भी इनमें पाई जाएंगी। और इवन देन इनमें से कुछ कुछ ऐसे प्रोटिस्ट हैं जिनके पास फ्लैजिला और सीलिया भी पाया जाता है। फ्लैजिला एक पूंछ जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, जो एक्चुअल में इन ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोशन में हेल्प करेगा। जैसे मान लो कोई ये ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान ले ये जो मैं बना रहा हूं ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसके पास एक यहां से पूंछ जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर निकल रहा है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और ये क्या काम में आता है? हेल्प इन, लिख लेना जिसको नहीं पता, हेल्प्स इन लोकोमोशन। काय में हेल्प करता है बच्चा पार्टी? लोकोमोशन। लोकोमोशन होता है ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट में जो चीज हेल्प करे। लोकोमोशन का मतलब जो चीज ऑर्गेनिज्म के लोकोमोशन में उसकी हेल्प करे। क्लियर है? और सीलिया, इसकी बॉडी पे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ऐसे जैसे आपका टूथ ब्रश पे ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बाल जैसे स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से, ठीक है ना, ये सीलिया होते हैं। दो चीजें मिलती हैं, सीलिया और फ्लैजिला। कुछ में सीलिया मिलेगा, कुछ में फ्लैजिला, दोनों किसी किसी में होते हैं, ठीक है। जनरली या तो सीलिया मिलेगा या फिर फ्लैजिला मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। बेटा दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेस होता है सेल फ्यूजन। प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होता है? सेल फ्यूजन से होता है। क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटिस्ट किंगडम में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, दोनों काम होते हैं, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सेक्सुअली बाइनरी फिजन वगैरह जैसे नॉर्मल चीजें हो जाती हैं। क्लियर है बच्चा पार्टी? चलूं मैं आगे, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये बात कुछ रही थी किंगडम प्रोटिस्टा की। तो कौन आ रहा है इसमें? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ये आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, ठीक है। अब मैं इसके अंदर आने वाले फाइलम्स की बात करने जा रहा हूं। सबसे पहला जो हमारा है दैट इज क्राइसोफाइट्स। कौन है बच्चा पार्टी? क्राइसोफाइट्स। अब ये इसमें होते कौन, आता कौन है? इसमें दो टाइप के प्रोटिस्ट आते हैं, डायटम्स, एक तो डायटम्स आते हैं और दूसरा इसमें आते हैं गोल्डन एल्गी। ये एक्चुअल में एल्गी नहीं है, नाम है बस। ये कौन है? गोल्डन एल्गी। इन्हीं को हम कॉमनली डेस्मिड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? डेस्मिड्स। क्राइसोफाइट जो फाइलम है इसमें दो प्रकार के प्रोटिस्ट हैं, डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिड्स कहते हैं। तो क्राइसोफाइट्स में आने वाले दो ग्रुप हैं, कौन कौन? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। तो वही लिखा है, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिड्स के नाम से भी जानते हैं। और इनकी खास बात क्या है? ये कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरनमेंट। एक्वेटिक हैं दोनों के दोनों। कैसे हैं? एक्वेटिक। कुछ इनके फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, कुछ मरीन में पाए जाते हैं। मरीन मतलब समुद्र में, कुछ सी में पाए जाएंगे और कुछ रिवर्स और पॉन्ड्स और लेक में पाए जाएंगे, ठीक है। हाँ या ना? चलें आगे बढ़ते हैं। अगली बात, दे आर माइक्रोस्कोपिक। अब ये होते कैसे हैं स्ट्रक्चर वाइज? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इतने छोटे आंखों से नहीं दिखेंगे, ठीक है। और ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, इनके पास कोई फ्लैजिला वगैरह नहीं होता कि जो इनको तैरा के ले जाए। ये पैसिवली फ्लोट करते हैं, पानी का बहाव आया
उसके साथ बह के चले जाएंगे। ये खुद स्विम नहीं कर सकते, खुद स्विम नहीं कर सकते। तो एक तो बहुत छोटे होते हैं, दूसरा पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर करंट्स के साथ, जैसे पानी का बहाव आता है उसके साथ बह के चले जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं प्लैंक्टन्स। क्या नाम देते हैं? प्लैंक्टन्स। क्या नाम देते हैं बेटा? प्लैंक्टन्स। ठीक है, जो खुद स्विम ना करें, पैसिवली स्विम होके जाएं, जिसको वाटर करंट्स अपने साथ बहा के ले जाते हैं, फ्लोट करते रहते हैं पर पानी के ऊपर। तो वही लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? चले आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्वेश्चन है भाई, अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स। अच्छा, अब डायटम्स की कुछ कहानी है। ये डायटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में। डायटम्स में एक्चुअल में दो थिन शेल्स होती हैं, इस तरीके से रखी होती हैं। तो वही पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल। तो एक ये रही शेल, एक ये रही, और एक दूसरे पे क्या कर रही है? ये ओवरलैप हो रही है। विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। बिल्कुल बिल्कुल उस तरीके से फिट होते हैं जैसे एक सोप का साबुन रखने वाला बॉक्स होता है, बिल्कुल उसी तरीके से। इस बॉक्स में साबुन रख ले, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ठीक है, और इसके ऊपर ये ढक्कन लगा दो, तो जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स इसका स्ट्रक्चर होता है। मेरा नहीं, डायटम्स का। तो कुछ नहीं, इस प्रकार से दो शेल्स होती हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठी हुई होती हैं। तो डायटम्स में दो सेल वॉल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके फिट होकर जस्ट लाइक अ सोप बॉक्स बैठी हुई होती है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी जो सेल वॉल है इसमें सिलिका मिलता है। क्या मिलता है? सिलिका, जो SiO2 फॉर्मूला होता है बेटा इसका, SiO2, सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसकी सेल वॉल में? सिलिका। तो भी लिखा है द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। इसकी जो सेल वॉल्स है वो किससे एम्बेडेड रहती हैं? सिलिका से एम्बेडेड रहती हैं। ठीक है, और सिलिका बेटा एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिस्ट्रॉय नहीं होता। सिलिका एक ऐसा सब्सटेंस है जो खराब नहीं होता, लंबे टाइम तक उसको छोड़ देंगे हम रखा हुआ तो आज जैसा है 200 साल बाद भी वो वैसे का वैसा ही दिखता है। जनरली एम्बेड ऐसा स्ट्रक्चर है, सिलिका ऐसा कंपाउंड है जो इजीली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, इनडिस्ट्रक्टेबल होता है। ठीक है, तो वही लिखा है। ये जो वॉल्स है, द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका। मेरी नहीं, कौन है ये? डायटम्स। लिख दे रहा हूं मैं सारी चीजें, डायटम की वॉल है ये। ठीक है, हाँ या ना? ये कौन है? डायटम। इसकी वॉल किससे एम्बेडेड है? सिलिका। फॉर्मूला है SiO2 एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। इसकी वॉल्स खत्म नहीं करी जा सकती। क्लियर है? तो इसीलिए जब ये डायटम्स मर जाते हैं तो इनकी सेल वॉल वहीं इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि बेटा जब भी कोई ऑर्गेनिज्म खत्म होता है तो उसके ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है और उस ऑर्गेनिज्म को पूरा डिकम्पोज कर दिया जाता है। बट जब डायटम मरेगा तो उसकी बॉडी पूरी खत्म नहीं होती, मेन पार्ट उसकी बॉडी का सब खत्म हो जाता है, केवल पीछे क्या रह जाता है? इसकी सेल वॉल रह जाती है, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है? सिलिका, जो इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो वही लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। क्या? दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। इसलिए ये जब मर भी जाते हैं तो इनकी सेल वॉल डिपॉजिट रह जाती है इनके हैबिटेट। हैबिटेट कहाँ है? समुद्र में या रिवर्स में, इन्हीं में इसकी सेल वॉल पाई। तो जो समुद्र के सी बेड्स होते हैं, जो सी बेड होते हैं, वहां पर इन डायटम्स की ये जो सेल वॉल है ना, डिपॉजिट होती चली जाती है, होती चली जाती है, होती चली जाती है समय के साथ, और एक मोटी सी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो वही लिखा है thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billions of years is referred to as diatomaceous earth. तो बिल्कुल सी बेड पे, समुद्र के तल पे इकट्ठी होती चली जाएंगी तो मिट्टी जैसा इकट्ठा होता चला जाएगा, तो पूरा एक सी बेड बन जाता है। तो वो बना काय का है? इन डायटम्स की सेल वॉल का। और कैसा है? इनडिस्ट्रक्टेबल है। तो जब ये लंबे समय तक, कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहा है भाई, सोचो कितना सारे डायटम्स की वॉल इकट्ठी होगी, कितना ज्यादा अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा, हाँ या ना? तो वो जो सी बेड है उसको हम किस नाम से जानते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। तो अब पूछा जाए क्वेश्चन कि डायटोमेशियस अर्थ में क्या प्रेजेंट होता है, तो डायटोमेशियस अर्थ में कुछ नहीं, डायटम की जो सेल वॉल का डिपॉजिट है वो प्रेजेंट होता है, और ये बहुत काम का होता है, ये बहुत काम का होता है। जो एक्चुअल में शुगर इंडस्ट्रीज या सिरप वगैरह जहां बनते हैं ना, वहां पर ये डायटोमेशियस अर्थ उनके लिए बहुत काम की होती है, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करती है। ये जो डायटोमेशियस अर्थ है जो समुद्र सी बेड्स पे मिलती है, ये फिल्ट्रेशन में बहुत अच्छी हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है बेटा? कौन से प्रोसेस में? फिल्ट्रेशन प्रोसेस में ये बहुत अच्छे से हेल्प करती है। तो वही लिखा है बीइंग ग्रिटी इन नेचर। कैसी होती है नेचर में? अगर देखोगे ग्रिटी मतलब, ग्रिटी का मतलब किरकिरी, हाँ या ना? खुरदुरी टाइप की सी होती है। बीइंग ग्रिटी इन
नेचर दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, आया ना, किसमें हेल्प लेते हैं इससे हम, पॉलिश करने में, बिल्कुल किसी चीज को चमकाने में। दूसरा फिल्टर करने में, किसका फिल्टर कर रहे हैं, ऑयल्स का या सिरप्स का, ठीक है, हाँ या ना। तो ये ग्रिटी नेचर की वजह से इसको हम या तो पॉलिशिंग इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं या ऑयल्स और सिरप्स को फिल्टर करने की इंडस्ट्री में यूज कर लेते हैं, हाँ या ना। उम्मीद करूंगा क्लियर है, उम्मीद करूंगा क्लियर है। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायटम्स एक्चुअल में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियंस में। अब ये क्या बवाल है भाई, चीफ प्रोड्यूसर, एक्चुअल में आपने एक एनर्जी साइकिल सुनी होगी, प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं बेटा जो हमारी अर्थ पे फूड बनाते हैं। जैसे हमारी अर्थ की मैं बात करूं, जो हमारी अर्थ पे जो प्लांट है वही खाना बना सकता है, आप या हम तो खाना बना नहीं सकते। तो हमारी अर्थ पे कौन से ऑर्गेनिज्म जो खाना बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाते हैं अपना खुद से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, उन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। उन्हें क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स। तो ओशियंस में डायटम्स, अभी बताया ऊपर फोटोसिंथेटिक होते हैं सब ऑर्गेनिज्म, ओशियंस में ये जो डायटम्स है ये काम कर रहे हैं सनलाइट की मदद से खाना बनाने का। तो इसीलिए ओशियंस के जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं वो कौन होते हैं, डायटम्स। क्योंकि हमारी अर्थ पे अगर फूड आएगा तो इन्हीं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की मदद से ही आ सकता है भाई, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हम लोगों के पास खाने का। अल्टीमेटली प्लांट है तो हम हैं, प्लांट नहीं है तो हम नहीं होंगे, सिंपल सी भाषा में चीफ प्रोड्यूसर। क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि जो सूरज की रोशनी ले उससे हम खाना तैयार कर ले, हम नहीं कर सकते भाई। प्लांट्स ही हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ही कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ओशियंस में प्लांट नहीं है तो कौन है उसकी जगह, डायटम्स है। कौन है, डायटम्स, क्योंकि इनकी मात्रा इतनी ज्यादा है ओशियंस में कि ये लोग फूड प्रोड्यूस कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। और ये फूड बाकी सबको ट्रांसफर होगा भाई, ये बनाएंगे खाना, इनको कोई खाएगा ऑर्गेनिज्म, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा खाएगा, फिर उसको कोई तीसरा खाएगा, तो सबकी पूरी फूड चेन बनती चली जाती है, हाँ या ना। पर जो सबसे पहली फूड चेन का पार्ट होता है वो हमेशा कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स। और ओशियंस में जो चीफ प्रोड्यूसर्स हैं वो कौन है, डायटम्स या फिर क्राइसोफाइट्स, या फिर क्राइसोफाइट्स। क्लियर है, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर है। तो ये पहला फाइलम हुआ आपका किंगडम प्रोटिस्टा का, क्राइसोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट फाइलम पे आ रहा हूं मैं, कौन, डाइनोफ्लैजिलेट्स। कौन बेटा, डाइनोफ्लैजिलेट्स। ये क्या बवाल है भाई, बहुत सिंपल से हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें कलेस, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब ये इसमें कौन आता है, तो इसमें जो आने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली मरीन है, फ्रेश वाटर में नहीं मिलते, ये समुद्र में रहते हैं आराम से। कैसे हैं, फोटोसिंथेटिक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना खाना स्वयं बना रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं। ये रंग बिरंगे होते हैं भाई, बड़े रंगीन है ये लोग। कैसे हैं, रंगीन मिजाज के हैं। क्यों, क्योंकि इनके अपीयरेंस में बहुत अलग अलग कलर मिलते हैं, येलो कलर के भी दिखते हैं, ग्रीन भी दिखते हैं, ब्राउन भी दिखते हैं, ब्लू भी दिखते हैं, रेड भी दिखते हैं। ऐसा होने का कारण इनकी जो सेल में पिगमेंट होता है, जैसे प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं भाई, क्योंकि प्लांट्स के पास एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से वो ग्रीन दिखते हैं। ऐसे ही डाइनोफ्लैजिलेट्स के पास भी पिगमेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनमें ये अलग अलग प्रकार के कलर उनके देखने को मिलते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। तो कौन सा मेन पिगमेंट उनकी सेल में है, उस बेसिस पे उस डाइनोफ्लैजिलेट का कलर देखने को मिलता है। चलें आगे सुने, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट। अब इसकी सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो ये जो इसकी ऊपर की लेयर है, सेल वॉल है, ये स्टिफ होती है, मतलब टाइट होती है, सॉलिड होती है, ठीक है, हाँ या ना। तो वही लिखा है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स। तो इसकी सेल वॉल के ऊपर बहुत सॉलिड सी सेलुलोजिक प्लेट पाई जाती हैं, उसकी प्लेट्स लेयर पाई जाती हैं ऑन दी आउटर सरफेस, बाहर की तरफ। ये जो स्टिफ सी लेयर दिख रही है तुम्हें, ये सब ये लेयर दिख रही है, ये सब सेलुलोजिक प्लेट्स हैं। कौन है ये सब, सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला। अब इसमें दो फ्लैजिला पाए जाते हैं बेटा। कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं जनरली, दो। एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनली और दूसरा होता है ट्रांसवर्स। कैसा होता है बेटा, ट्रांसवर्स। एक तो बिल्कुल सीधा लॉन्गिट्यूडनली निकलता है और दूसरा ट्रांसवर्स ऐसे निकलता है, हाँ या ना। इसमें एक दिखा रखा है तुम्हारे में, चेक करो, ये वाला ये दिखा रखा है, ये एक्चुअल में ट्रांसवर्स है। ये कौन सा वाला निकाल रखा है, लग रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल, पर है ये ट्रांसवर्स, क्योंकि यहाँ इस फरो से निकलता है, ये यहाँ जो फरो दिख रहा है गड्ढा सा, इस फरो में से निकलता है, ये ट्रांसवर्स है। एक लॉन्गिट्यूडनल होगा जो बीच वाले फरो से निकलता है। अब मैं डायग्राम अगर बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम अगर इमेजिन करें तो समझ में आएगा चीजें।
इस तरीके से दो होते हैं, एक तो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली पड़ा होता है और सॉरी एक ऐसे ट्रांसवर्सली निकलता है और एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनली निकलता है, दो निकलते हैं, ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनली एक ट्रांसवर्सली, तो वो लिखा है मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन दी वॉल प्लेट्स, इस फरो में रहता है, ठीक है, इस फरो से निकलता है। चले आगे, हाँ या ना, तो दो मिलते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वाले हमेशा, तो इन शॉर्ट ये बाइफ्लैजिलेटेड है। कैसे हैं? बाइफ्लैजिलेटेड, मतलब दो फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। चलें आगे सुनना। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट, ज्यादातर रेड डाइनोफ्लैजिलेट की मैं बात कर रहा हूं, तो वो सुनना। वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लीकेशन दैट दे मेक दी सी अपीयर रेड। बहुत बढ़िया बात, किसके लिए लिखी हुई है? रेड डाइनोफ्लैजिलेट। भाई रेड डाइनोफ्लैजिलेट जो है वो इतना ज्यादा रैपिड डिवीजन कर लेते हैं, इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं डिवाइड कर करके, कि जो पूरा समुद्र है ना उसमें इतना ज्यादा ग्रो करके फैल जाता है कि जो समुद्र है वो लाल दिखने लग जाता है, बिल्कुल खून की तरह, हाँ या ना, जस्ट लाइक ब्लड। तो एक्चुअल में वो और कुछ नहीं, ये डाइनोफ्लैजिलेट्स की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई, ये डिवाइड होके बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और इतने ज्यादा बढ़ गए कि उस एरिया में जहां पे ये हैं समुद्र के, वो पूरा लाल दिखने लगता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दीज रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स। और वो कौन सा था जो ये काम करता है? गोनियोलेक्स। कौन है बेटा? गोनियोलेक्स, नाम याद कर लेना। ये गोनियोलेक्स ऐसा रेड डाइनोफ्लैजिलेट है जो इतना ज्यादा रैपिड मल्टीपल डिवीजन कर लेता है कि उस एरिया में इतना ज्यादा फैल जाता है कि वहां का जो सी का एरिया है वो बिल्कुल रेड दिखने लग जाता है, ठीक है। और ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि इनके बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होता है बच्चा पार्टी? टॉक्सिन्स रिलीज करती है इनकी बॉडी, और वो टॉक्सिन उस एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरनाक है, मार देंगे उन्हें, ऐसे पॉइजनस टॉक्सिन्स होते हैं, तो वही लिखा है। और एक्चुअल में जो टॉक्सिन्स है वो न्यूरोटॉक्सिन्स मिलते हैं इनके अंदर, तो वही लिखा है। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज मेंबर में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। तो उस एरिया में बाकी मरीन ऑर्गेनिजम्स को मार भी देते हैं इनकी बॉडी जो टॉक्सिन्स रिलीज करती है। क्लियर है बच्चा पार्टी? उम्मीद करूंगा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। नेक्स्ट यूग्लिनॉइड्स। कौन बेटा? यूग्लिना सबसे मेन मेंबर है इसका, सुना ही होगा उसका नाम, नहीं सुना तो आज सुन लेंगे। यूग्लिना सबसे मेन मेंबर इसका होता है। अब इसमें क्या अलग चीज है तो सुनना भाई। पिछले वाले काय में मिल रहे थे? मरीन में। इनकी मेजोरिटी किस में मिल रही है? फ्रेश वाटर में। क्वेश्चन है भाई, याद रखना, कौन सा प्रोटिस्ट मरीन में ज्यादा पाया जा रहा है, कौन सा फ्रेश वाटर में पाया जा रहा है ज्यादा, तो वो सब क्वेश्चन बनते हैं। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, का मतलब रुका हुआ पानी। कैसे पानी में मिलते हैं? रुके, पॉन्ड वगैरह में मिलते हैं, ठीक है, जहां पानी कैसा होता है? रुका हुआ होता है। आगे सुनना। अब इनमें एक खासियत है, इनमें सेल वॉल नहीं होती। क्या नहीं होती? सेल वॉल नहीं होती। इनके पास एक अलग लेयर पाई जाती है जिसका नाम होता है पेलिकल। क्या नाम होता है बच्चा पार्टी? पेलिकल। तो ये जो ऊपर ये लेयर दिख रही है ना आपको, ये सेल वॉल नहीं है, ये पेलिकल है। कौन है ये? पेलिकल, ठीक है। सेल वॉल नहीं पाई जाती। और ये काय की होती है? प्रोटीन की। और इसी लेयर की वजह से ये ऑर्गेनिज्म फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल ऐसे लचीला सा होता है ये ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल फ्लेक्सिबल, खतरनाक। तो वही लिखा है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल। तो सेल वॉल नहीं होती, पेलिकल। सेल वॉल होती तो रिजिड होती, फ्लेक्सिबल नहीं हो पाता। पेलिकल की वजह से ये ऑर्गेनिज्म फ्लेक्सिबल होते हैं, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, ठीक है। क्वेश्चन है, आगे बढ़े। तो एक और खास बात आ गई इसके लिए, ठीक है, आगे सुनना। इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, ठीक है, हाँ या ना। ये तो फ्लैजिला, एक तो भाई लंबा सा फ्लैजिला है, एक बहुत छोटा सा फ्लैजिला है। मेन काम वही लोकोमोशन में करता है, ठीक है, हाँ या ना। इनमें भी दो फ्लैजिला ही पाए जाते हैं, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन, ठीक है, हाँ या ना। और दूसरी खास बात, दूसरी क्या खास बात है? ये दोनों होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और ये हेटेरोट्रॉफ्स भी होते हैं। मतलब अगर इन ऑर्गेनिजम्स को सनलाइट मिल गई, अगर इन ऑर्गेनिजम्स को क्या मिल गई बेटा? सनलाइट मिल गई, तो ये अपना फोटोसिंथेसिस करना चालू हो जाते हैं। क्या चालू हो जाते हैं बेटा? अपना फोटोसिंथेसिस करना चालू हो जाते हैं। बट जहां इन्हें सनलाइट नहीं मिली वहां ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे मूव कर जाते हैं, हाँ या ना। अगर इन्हें सनलाइट मिल गई तो ये तो क्या काम करेंगे? फोटोसिंथेसिस का। अगर नहीं मिली
तो ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे चले जाते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में क्या करते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, और अगर ये सनलाइट से डिप्राइव हो गए तो ये बिल्कुल किसकी तरह बिहेव करेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स की जगह। और कैसे शिकार करते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, शिकार करते हैं किसके ऊपर, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं। तो दोनों बिहेवियर है, ऑटोट्रॉफ भी है, हेट्रोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कब है, जब इनको सनलाइट मिल रही है तो फोटोसिंथेसिस करके अपना काम चला रहे हैं। बाई चांस रात हो गई, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई, बंद हो गई, तो अब भूख लगी इन्हें, तो क्या करेंगे, हेट्रोट्रॉफिक मोड, शिकार करेंगे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स का, हाँ या ना। तो वो चीज दोनों याद रखनी है इसमें, ठीक है। और एक खासियत और है इसमें, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो पिगमेंट की जरूरत होती है। इन यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट पाया जाता है ना, वो बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा पिगमेंट होता है जो तुम्हें हायर प्लांट्स में, जो आज हमारे आस पड़ोस में प्लांट्स हैं उनमें पाया जाता है, वो लिखा है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट्स इन हायर प्लांट्स, बिल्कुल डिट्टो उनके जैसा है जो हायर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर है। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्या, यूग्लिना। कौन है बेटा, यूग्लिना। क्वेश्चन बन रहा है, साइड में देख लीजिएगा। क्लियर है, हाँ या ना, डायग्राम बन रहा है। क्लियर है, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा बात। चलें नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं अगले फाइलम पे, किंगडम प्रोटिस्टा के स्लाइम मोल्ड्स। कौन बेटा, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। इसमें क्या है तो सुनना भाई, ये होते हैं सैप्रोफाइट्स। कैसे होते हैं बेटा, सैप्रोफिटिक, मतलब डेड और डिकेइंग सब्सटेंस को खा के अपना पेट भरते हैं। ना ये खुद का खाना बनाते, ना ये फोटोसिंथेसिस करते, मतलब ना ये प्रेडेशन करते। तो ये क्या करते हैं, सड़े गली चीजों को खा के अपना पेट भरते हैं। सैप्रोफिटिक नेचर होता है, हाँ या ना। तो सड़ी गली चीजों पे खाएंगे तो वहीं पे रहना की कोशिश करेंगे, तो वो लिखा है स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, सड़ी गली ट्विग्स और लीव्स को एनगल्फ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। तो कुछ नहीं, जो सड़ी गली पत्तियां हैं, ट्विग्स गिर गई हैं, उनको खा के अपना पेट भरते हैं, ठीक है, हाँ या ना। दूसरी बात, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन मतलब जो इनके फेवरेबल कंडीशन है, तो ये इस तरीके का एग्रीगेशन बना लेते हैं। ये कॉलोनी है, ये एक स्लाइम मोल्ड नहीं है, बहुत सारे स्लाइम मोल्ड की पूरी एक कॉलोनी है। क्या है, पूरी एक कॉलोनी, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। अभी आप सोच रहे होंगे सर ये तो हमने नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है, हाँ या ना। ये एक्चुअल में अभी आगे प्रोटोजोन में भी पढ़ाऊंगा, पर वहां पर अलग है, यहाँ पर अलग है। इस केस में प्लाज्मोडियम का मतलब होता है स्लाइम मोल्ड की कॉलोनी। आगे जाके प्लाज्मोडियम पढ़ाऊंगा, वो खुद एक प्रोटिस्ट है, वो खुद एक प्रोटिस्ट का मेंबर है। यहाँ पे जो मैं प्लाज्मोडियम यूज कर रहा हूँ टर्म, वो इस स्लाइम मोल्ड की कॉलोनी के लिए यूज कर रहा हूँ। किसके लिए यूज कर रहा हूँ बेटा, इस स्लाइम मोल्ड की कॉलोनी के लिए यूज कर रहा हूँ। तो वो लिखा है अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम which may grow and spread over several feet। और इनकी कॉलोनी इतनी बड़ी होती है, कुछ 5-5-6 फीट तक फैल जाती है, ठीक है। और यही कॉलोनी अनफेवरेबल कंडीशन आने पर फ्रूटिंग बॉडीज बना लेती है। तो वो लिखा है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बना लेती है बेटा, फ्रूटिंग बॉडीज। कुछ नहीं, ऐसे लंबे लंबे से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, हाँ या ना। इस तरीके से लंबे लंबे से स्ट्रक्चर बन जाते हैं, और इन स्ट्रक्चर पे छोटे छोटे से स्पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पोर्स। और ये स्पोर इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिससे अगर ये मर भी गया तो इसके स्पोर्स स्प्रेड होके स्लाइम मोल्ड की जनरेशन को आगे कंटिन्यू कर पाए। ये स्पोर्स एडवर्स कंडीशन को झेलने के लिए बने हुए होते हैं। तो कहीं फैल जाएंगे, जहां सुटेबल कंडीशन होगी वहां जाके ये स्पोर जर्मिनेट कर जाएगा, वापस से स्लाइम मोल्ड बन जाएगा। तो वही लिखा है During unfavorable condition, the plasmodium differentiate and form fruiting bodies bearing spores at their tips। इनकी टिप पर स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है। The spores possess true walls। और इस स्पोर के पास, ये जो स्पोर है इसमें बने, मैं अलग से बना के दे दे रहा हूँ, ये जो स्पोर है इसके पास ये जो वॉल मिल रही है ये ट्रू वॉल है। ट्रू वॉल मतलब एक प्रॉपर सेल वॉल जैसी, और ये इतनी रेजिस्टेंट होती है कि इस पे ना तो हीट का फर्क पड़ता, ना पानी का, ना किसी चीज का, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा जिंदा रहता है, हाँ या ना। ये अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जिंदा करके रखने के काम आती है। तो वही लिखा है क्या, द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स। और इतने रेजिस्टेंट होते हैं कि जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाएगी तब तक ये मरेंगे नहीं, ठीक है, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। तो इसीलिए तो बने हैं
कि जिससे एडवर्स कंडीशन आए, भले ही पूरा ऑर्गेनिज्म मर जाए पर ये स्पोर खत्म ना हो, क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशन आए तो ये स्पोर जर्मिनेट करे और वापस से स्लाइम मोल्ड तैयार हो जाए। क्योंकि भाई ऐसा हो जाता तो पता लगी अनफेवरेबल कंडीशन आने पर सारे के सारे स्लाइम मोल्ड ही निपट जाते, तो आज के टाइम पे कोई स्लाइम मोल्ड ही नहीं मिलता, आया ना। तो अनफेवरेबल कंडीशन में भी इनके पास अपनी व्यवस्था है, या ना। ये अपने आप को क्वारंटीन कर लेते एक तरीके, जैसे हम लोगों ने कोरोना में करा था ना, अपने आप को बचाने के लिए घरों में बंद हो गए थे, क्वारंटीन कर लिया था अपने आप को, बिल्कुल वैसे ही करते हैं, ये स्पोर बना लेते हैं, उस तरीके से अपने आप को बचा लेते हैं। चले आगे। तो एडवर्स कंडीशन में भी ये स्पोर रेजिस्टेंट होता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का। और जैसे ही बढ़िया से कंडीशन आई, ये स्पोर स्प्रेड हो जाते हैं अलग अलग जगह पे, पानी खाना मिला, जर्मिनेट करके वापस से स्लाइम मोल्ड और प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, और अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह फैलाना भी है तो एयर करंट्स के द्वारा ही ये स्प्रेड आउट होते हैं। कैसे स्प्रेड आउट होते हैं? एयर करंट्स के द्वारा। ठीक है, चलूं मैं आगे, उम्मीद करूंगा क्लियर है, उम्मीद करूंगा क्लियर है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हुई बात स्लाइम मोल्ड्स की। ठीक है, लास्ट फाइलम जो इस किंगडम का है प्रोटोजोन्स, उसको और देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोटोजोन ये भी इसी का फाइलम है, ठीक है, किंगडम का। तो सुने, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे होते हैं ये? हेटेरोट्रॉफ्स। अभी तक सब कैसे थे? ऑटोट्रॉफ्स, कुछ हेटेरोट्रॉफ भी पाए गए। एंड लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट, या तो ये शिकार करते हैं या पैरासाइट की तरह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जिंदा रहते हैं, हाँ या ना। या तो शिकार करके जिंदा रहेंगे, खाना अपना ऑब्टेन करेंगे, नहीं तो किसी होस्ट की बॉडी पे, बिल्कुल जैसे विक्रम बेताल होते हैं ना, विक्रम के ऊपर बेचारा वो बेताल लटका रहता है पैरासाइट की तरह, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, हाँ या ना। तो वही लिखा है। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, और इन्हीं को ही हम प्रिमिटिव अपने पूर्वज की तरह मानते हैं। हम सब लोग के पूर्वज है भैया, प्रणाम कर लो सब लोग, हाँ या ना। तो ये एनिमल्स के पूर्वज की तरह माना जाता है इन्हें। किसकी तरह माना जाता है इनको? एनिमल्स के पूर्वजों की तरह माना जाता है, ठीक है, हाँ या ना। किसकी तरह माना जाता है? एनिमल्स के पूर्वजों की तरह, ठीक है। हम सबके प्रिमिटिव मेंबर्स हैं ये लोग। आगे सुनो, दे आर ऑफ 4 मेजर ग्रुप्स। अब इसके 4 मेजर ग्रुप है, कौन कौन से? सबसे पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन, ध्यान से देखते चलना। सबसे पहला कौन सा बेटा? अमीबॉइड प्रोटोजोन। सेकंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, कौन सा बेटा? सबसे पहला अमीबॉइड, सेकंड फ्लैजिलेटेड, थर्ड सीलिएटेड, हाँ या ना। कौन सा? सीलिएटेड, दिख रहा है, एंड फोर्थ स्पोरोजोन्स, ठीक है, हाँ या ना। ये 4 कैटेगरी मिलती है इसमें, कोई दिक्कत किसी को? सबसे पहली मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं, अमीबॉइड प्रोटोजोन। नाम समझ में ही आ रहा होगा, इसी से समझ में आ रहा कौन आएगा इसमें, अमीबा आएगा। हम बोलते हैं ना अमीबा एनिमल होता है, एक्चुअल में एनिमल नहीं है, हमारा पूर्वज है, हमारा पूर्वज है, एनिमलों का पूर्वज होता है भैया, ये सब हम लोग के पूर्वज हैं अमीबा। तो सुनिएगा, अमीबॉइड प्रोटोजोन, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, दिखा है, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल, तीनों कंडीशन में पाया जा रहा है। फ्रेश वाटर में भी पाया जा रहा है, सी में भी पाया जा रहा है, और मॉइस्ट सॉइल में भी पाया जा रहा है। क्लियर है, आया ना? आगे सुनना। They move and capture their prey by putting out pseudopodia, सुना होगा फॉल्स फीट, बिल्कुल इस तरीके से आपने डायग्राम देखा होगा, ऐसा इरेगुलर सी शेप होगी उसकी, आया ना। उससे 2 इस तरीके से फीट लाइक स्ट्रक्चर बन रहे होंगे, इनको स्यूडोपोडिया बोला। यहाँ पे फूड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये 2 फीट लाइक स्ट्रक्चर को स्यूडोपोडिया, इसमें न्यूक्लियस होगा एक तो, बाकी सारे लिक्विड भरा होगा, ये पूरा अमीबा है। इसमें ये 2 फीट लाइक स्ट्रक्चर है जो उस खाने को पकड़ लेंगे, प्रेडेशन करेंगे, इनको स्यूडोपोडिया कहते हैं, हाँ या ना। ये मूव करता है, कैप्चर करता है, शिकार करता है, कैसे? अपने फॉल्स फीट, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? स्यूडोपोडिया। कुछ नहीं, इसी की बॉल है, वही स्ट्रेच आउट होकर स्यूडोपोडिया बना लेती है, एज इन अमीबा। ये अमीबा ही बनाया हुआ है, ठीक है, हाँ या ना। क्या बनाया हुआ है? अमीबा। फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। किस में पाया जा रहा है? फ्रेश वाटर में। इसके अलावा इनकी जो मरीन फॉर्म्स होती है, कौन सी फॉर्म? जो समुद्र में रहती है, उनके ऊपर जो शेल है वो सिलिका का मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सिलिका इंडेस्ट्रक्टेबल मैटर है, इंडेस्ट्रक्टेबल मटेरियल है, इसीलिए इनकी जो मरीन फॉर्म्स है उनके ऊपर सिलिका की शेल पाई जाती है ऑन देयर सरफेस, ठीक है। और इनमें से कुछ जैसे कि एंटामीबा है, ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं। कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स भी हैं
अमीबॉइड प्रोटोजोन्स हैं जो किसकी तरह बिहेव करते हैं, पैरासाइट। क्वेश्चन है कौन, एंटमीबा। कैसा है नेचर में, पैरासाइट है। कैसा है बच्चा पार्टी नेचर में, पैरासाइट है। क्लियर है, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है, हाँ या ना। तो ये पहला ग्रुप हुआ प्रोटोजोन का, अमीबॉइड प्रोटोजोन। सेकंड फ्लैजिलेटेड, नाम से समझ में आ रहा है इनके पास फ्लैजिला मिलेगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक, दोनों पाए जाते हैं। फ्री लिविंग भी है, अपना खुद का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, दूसरा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रह के भी जी सकते हैं। तो पैरासिटिक भी है, फ्री लिविंग भी है। खास बात क्या है, फ्लैजिला है इनपे। क्या है, फ्लैजिला, ठीक है, हाँ या ना। और इनकी जो पैरासिटिक फॉर्म होती है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की जो पैरासिटिक वाले सबसे मक्कार होते हैं। ये मक्कार क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी वजह से डिजीज होता है बेटा, तो वो लिखा है द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एक बीमारी का नाम है बेटा स्लीपिंग सिकनेस, जो कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन करता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, पूरा नाम होता है इसका। ट्रिपैनोसोमा याद कर लें, आपको लोगों के लिए बहुत है, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है स्लीपिंग सिकनेस, क्या बहुत ज्यादा नींद आती है? नहीं, नींद ही उड़ जाती है भाई। ये ऐसी बीमारी है, इंसोम्निया हो जाता है, नींद गायब, हाँ या ना। आदमी बेचारा सो नहीं पाता, पागल सा हो जाता है, जजमेंट उसका खराब हो जाता है, बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, हाँ या ना, बहुत खतरनाक बीमारी है। कौन कॉज करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसका नाम है ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट सीलिएटेड। अब सीलिएटेड में क्या है, इसकी बॉडी में फ्लैजिला नहीं, सीलिया मिलते हैं वापस से। दे आर एक्वेटिक, बिल्कुल है। एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों, क्योंकि इनके पास काय की प्रेजेंस है, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, एक दो भी नहीं भैया, हजारों में होते हैं सीलिया। ये मान ले एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करोगे तो ये हजारों में मिलेंगे। ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटे होते हैं। खासियत है भाई, सीलिया हमेशा साइज में छोटा होता है, फ्लैजिला हमेशा साइज में बड़ा होता है और इकलौता होता है, हाँ या ना। एक आध और भी मिल जाएगा, बट मेन साइज का बहुत लेंथ में होती है। ये मेन लोकोमोशन में हेल्प करता है। सीलिया सराउंडिंग मीडियम को मूव कराने में हेल्प करता है, फ्लैजिला इस ऑर्गेनिज्म को आगे मूव कराने में हेल्प करता है। फर्क है दोनों बातों में, तो देखिएगा, तो वही चीज लिखी हुई है। एक्वेटिक है, एक्टिवली मूविंग है, क्यों, क्योंकि इन पे थाउजेंड्स ऑफ सीलिया पाए जाते हैं, ठीक है। इनके पास एक कैविटी भी मिलती है बेटा, जिसको हम गलेट के नाम से कहते हैं। किसके नाम से, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा। They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. इन ऑर्गेनिज्म के पास एक कैविटी भी पाई जाती है जिसको कहते हैं गलेट। ये वो एरिया है, वो कैविटी है जिसके थ्रू खाना इनकी बॉडी में जाता है। जैसे हमारे पास गला है ना, इनके पास गलेट होती है, ये कैविटी है जिसके थ्रू हमारा खाना पेट में जाता है। ऐसे ही ये गलेट इनके पास गले का काम करती है, इसके थ्रू खाना इनके पेट में जाता है, हाँ या ना। अब पेट नहीं होता इनके पास गैस्ट्रिक वैक्यूल होता है, उसमें खाना जाता है। अभी दिखाऊंगा डायग्राम बना के, देखें। They have a cavity gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of rows of cilia causes the water-laden food with food to be steered into the gullet. Example paramecium. मैं इतनी सारी इंग्लिश भाई साहब डाइजेस्ट नहीं हुई होगी, मैं समझाता हूँ हिंदी में। इधर देखो डायग्राम, ये रहा, ये पैरामीशियम, ठीक है। कौन है बच्चा पार्टी, है पैरामीशियम। देखें इस पे ऐसे बहुत छोटे छोटे से सीलिया होते हैं, दिख रहे होंगे वैसे, पर मैं इसको बड़े करके बना दे रहा हूं। क्या है इसकी बॉडी पे, ये बहुत सारे छोटे से सीलिया, ठीक है। मान ले खाना यहां पर है, खाना कहां है, यहां पर है, और ये सारा कार्यक्रम कहां में है, पानी में हो रहा है। चारों तरफ कौन है, पानी है, चारों तरफ क्या है बेटा, पानी है, ठीक है। अब कहानी क्या है सुनना, अब कहानी क्या है, ठीक है, हाँ या ना। अब कहानी सुनना, ये सीलिया बहुत फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं। ये छोटे से सीलिया जो है ना, ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। अब ये इतनी तेजी से मूव करते हैं कि ऑर्गेनिज्म तो मूव ही नहीं करता। ऑर्गेनिज्म की जगह ये जो सराउंडिंग में मीडियम वाला पानी है, ये पानी जो है ये मूव कर जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन चल जाती है ना ब्रश घूमने से, बिल्कुल वैसे ही ये इतनी तेजी से मूव करते हैं कि सराउंडिंग वाटर मूव करने लगता है, सराउंडिंग वाटर मूव करने लगता है। और जैसे ये मूव करते हैं तो पानी के बहाव के साथ ये खाना भी यहां से मूव करता करता, यहां से मूव करता करता, यहां से मूव करता करता यहां पर एंटर कर जाता है, ये एरिया में। और ये जो एरिया बनना है मैंने, ये जो मार्क, अच्छा कलर अलग कर लेता हूं, ये जो मैंने मार्क करा है एरिया, अब तो ये भी नहीं दिख रहा, बहुत बढ़िया, ग्रीन से करता हूं। हाँ, ये जो एरिया मैंने मार्क किया है, ये जो एरिया मैंने मार्क किया, ये माउथ की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, माउथ, जैसे हमारे पास मुंह है, इसको हम नाम देते हैं ओरल कैविटी।
क्या नाम देते हैं बेटा, ओरल कैविटी। क्या नाम देते हैं, ओरल कैविटी। और इस ओरल कैविटी से पीछे एक पतला सा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, जिसको अभी तुमने नाम सुना गलेट। क्या नाम सुना, इस कैविटी को, इस एरिया को, इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं, गलेट। गले की तरह होता है। और ये गलेट के बाद एक ऐसा वैक्यूल जैसा स्ट्रक्चर होता है खाली, जो पेट का काम करता है। इसको कहते हैं गैस्ट्रिक वैक्यूल। क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रिक वैक्यूल। इसमें खाना आके डाइजेस्ट हो जाता है, इसमें खाना आके डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है बच्चा पार्टी, हाँ या ना। तो ये कहानी है। तो वो जो लिखा है ना, सीलिया के फ्रीक्वेंट मूवमेंट से सराउंडिंग मीडियम मूव करता है, वाटर लेडन फूड कहां तक आके एंटर कर जाता है, गलेट में एंटर कर जाता है। ये कहानी लिख रही है, हाँ या ना। चले वापस से पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान से देख ले इस चीज को। ठीक है, वापस से मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। देखें वही चीज समझा रहा हूँ, क्या लिखी हुई है इंग्लिश में, समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद करूंगा आया होगा। तो वही चीज मैं वापस से पढ़ा रहा हूँ। क्या क्या बोला यहाँ पर इसने, ये बोला, कहां गया, ये रहा, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, एक साथ मूवमेंट, काय का, मेरा नहीं, सीलिया का, रोज ऑफ सीलिया, कॉजेज दी वाटर लेडन विद फूड, पानी जो खाने के साथ बह रहा है, टू बी स्टीयर्ड, बहता हुआ वो पानी कहां पर आ जाए, गलेट में आ जाए, जिससे वो अपने खाने की डिमांड पूरी कर ले। और इसका एग्जाम्पल जो ऊपर डायग्राम बन रहा था, दैट वाज ऑफ पैरामीशियम। कौन था बेटा वो, पैरामीशियम। क्लियर है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। ठीक है, कौन था वो, पैरामीशियम। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रोटोजोन दैट इज स्पोरोजोन्स, इसको और देखते हैं, फिर कंप्लीट करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। स्पोरोजोन्स नाम से समझ में आ रहा है, ये स्पोर फॉर्म करते हैं। क्या बनाते हैं, इसमें स्पोर बनते हैं, जैसे स्लाइम मोल्ड में बनते थे एडवर्स कंडीशन को झेलने के लिए स्पोर, वैसे ये लोग भी बनाते हैं। तो वही लिखा है, दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें एक स्पोर जैसी स्टेज मिलती है और वो इन्फेक्शियस होती है, मतलब डिजीज कॉज करती है इनकी लाइफ साइकिल में। ठीक है, और इसका जो सबसे मक्कार ऑर्गेनिज्म है, इसके पूरे खानदान में जो सबसे मक्कार है वो कौन है, आगे एक और बार नाम, प्लाज्मोडियम। अभी थोड़ी देर पहले तुमने सुना इस नाम को, कहां पर, स्लाइम मोल्ड में। वहां पर वो स्पोर नहीं था, वहां पर वो स्लाइम मोल्ड की कॉलोनी थी। और यहाँ पर एक प्रोटिस्ट है जो मक्कार है, कौन से खानदान का है, स्पोरोजोन्स का है। इसकी जो स्पोर स्टेज होती है, हाँ या ना, इसकी जो स्पोर स्टेज होती है वो सबसे मक्कार है, बीमारी कॉज करती है। और ये एक्चुअल में कौन सा प्रोटिस्टा है स्पोरोजोन्स में, मलेरियल पैरासाइट। यही है मक्कार जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और पहले जमाने में तो ट्रीटमेंट नहीं था, तो बहुत सारे इकट्ठे बंडल के बाहर निपटे थे लोग, बट आज के टाइम पे ट्रीटमेंट है, बच जाते हैं। पर पहले नहीं था, अभी भी बहुत दिक्कत होती है मलेरिया की वजह से, बहुत सारी मौतें हो जाती है, बट आज के टाइम पे फिर भी पहले कंपैरिजन में हमारे पास थोड़े बहुत ट्रीटमेंट्स हैं। तो वही लिखा है, द मोस्ट नटोरियस इज प्लाज्मोडियम, जिसको हम क्या कहते हैं, मलेरियल पैरासाइट, विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही चकराने वाला इफेक्ट रखते, खतरनाक इफेक्ट है किस पे, ह्यूमन पॉपुलेशन पे। और कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, हाँ या ना, कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। पूरा नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, एक्सक्यूज मी, और भी स्ट्रेन्स पाए जाते हैं इसके, पर मेन जो सबसे मक्कार है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी को, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, उम्मीद करूंगा आप लोग पकड़ पाए होंगे मेरी बात। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी मिल रही है, 4 ग्रुप मिल रहे हैं आपको प्रोटोजोन्स में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है किंगडम प्रोटिस्टा, और इसी के साथ ये सेशन को भी मैं यही एंड कर रहा हूँ। तो उम्मीद करूंगा आपको पहले के 2 किंगडम ढंग से आ गए होंगे। एक बार वापस रिवाइज कर लेना बेटा, और इसमें से जो इंपॉर्टेंट मार्क कराया वो मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट किंगडम फंगी। सबसे बड़ा किंगडम है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी पे सॉर्ट के आते हैं बेटा। कल का सेशन कोई भी ना मिस करे, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, दैट इज किंगडम फंगी। ठीक है, हम नेक्स्ट केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं जस्ट आफ्टर अ मिनट। बेटा कोई भी क्लास लीव नहीं करेगा।